कभी सोचा है बिहार में कुर्सी का रंग इतना तेज क्यों बदलता है? एक पल में सरकार बन जाती है, दूसरे पल में पलट जाती है। नीतीश कुमार, जिसे कुछ लोग पलटू राम कहते हैं, वो तो पलटू राम आज भी वो बिहार की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े और पावरफुल नेता है। लेकिन इस बार 2025 के इलेक्शन में कुछ अलग होने वाला है। इस बार खेल सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं, इस बार दांव पे है बिहार का भविष्य, उसका दिशा, विकास और उसकी आवाज। ये चुनाव तय करेगा बिहार सिर्फ नेता बदलेगा या अपनी सोच भी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, पोस्टर्स लग रहे हैं, नेता रैलीज कर रहे हैं, स्लोगन्स बन रहे हैं, लेकिन अंदर से लोगों के मन में बदलाव की हल्की लहर उठ रही है। ऐसे लोग जो अब तक सिर्फ वोट देते थे, वो अब सवाल कर रहे हैं, कौन बदलेगा बिहार? और इस पूरे पॉलिटिकल जंगल में एक आवाज है जो सबको चौंका रही है, असदुद्दीन ओवैसी। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे कुछ लोग वोट कटर कहते हैं, कुछ माइनॉरिटी मसीहा बोलते हैं, जो हैदराबाद से निकला और अब सीमांचल तक अपना झंडा ले आया है। 2025 का इलेक्शन एक सिंपल चुनाव नहीं, एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है। एक तरफ है नीतीश बीजेपी का ओल्ड अलायंस, दूसरी तरफ तेजस्वी कांग्रेस का जुगलबंदी और तीसरी तरफ ओवैसी का बोल्ड सोलो। अब सवाल यह है कि क्या ये इलेक्शन नीतीश की कुर्सी हिला देगा? क्या ओवैसी और कांग्रेस आगे एक साथ आते हैं तो पॉलिटिकल मैप ही बदल जाएगी, या फिर बिहार फिर से वही पुरानी कहानी लिखेगा जहां बदलाव के सपने हमेशा पोस्टर तक सिमट जाते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बिहार का पॉलिटिकल इतिहास हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। यहाँ दोस्त और दुश्मन शब्दों का मतलब इलेक्शन के बाद बदल जाता है। 2015 में नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 2017 में पलटकर फिर बीजेपी के साथ आ गए। 2020 में फिर महागठबंधन से लड़कर जीत गए और अब 2025 में फिर से सेम स्टेज रेडी। बस स्क्रिप्ट थोड़ा और ट्विस्टेड है। इस बार ऑपोजिशन में तेजस्वी यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उनका मैसेज सिंपल है, बिहार को नए जनरेशन के हाथ में देना होगा। लेकिन चैलेंज ये है कि उनका साथ देने वाली कांग्रेस अब भी अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी से लड़ रही है। ग्राउंड पे आरजेडी का वोट बैंक स्ट्रांग है, यादव और मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी एक स्टेबल और स्ट्रांग वोटर बेस नहीं है। यहाँ आता है सीन में ओवैसी। 2020 के इलेक्शन में जब AIMIM ने 5 सीट्स जीती थी तो सबको शौक लगा था, क्योंकि सीमांचल जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जहां आरजेडी कांग्रेस का डोमिनेंस होता था, ओवैसी ने एंट्री मार दी और उनका डायलॉग वायरल हो गया। ओवैसी जहां पर जाता वोट काटता है, मैं वोट नहीं काटता, मैं तुम्हारे को काटने आया। अब 2025 में ओवैसी फिर रेडी है। उन्होंने 30 से ज्यादा सीट्स पर कैंडिडेट्स उतारने का प्लान बनाया है, और ये सिर्फ वोट के लिए नहीं। उनका मिशन है बिहार के मुस्लिम्स और पसमानदा मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंट वॉइस बनाना। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों को लगता है AIMIM उनका वोट तोड़ देगी। उनका डर जेन्युइन भी है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट्स स्प्लिट हुए तो एनडीए के कोर हिंदू वोट्स इजीली एडवांटेज में चले जाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी का इक्वेशन भी आसान नहीं है। दोनों पार्टी चाह रही है कि अलायंस में उन्हें ज्यादा सीट मिले। आरजेडी के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टीम और लोगों से जुड़ा हुआ लीडरशिप है, कांग्रेस के पास एक पहचान और नेशनल नेटवर्क। लेकिन जब दोनों सिर्फ अपना फायदा सोचती है तो उनका अलायंस एक कमजोर डोर जैसा बन जाता है, जिसमें ज्यादा टेंशन हो जाए तो टूट भी सकती है। अब अगर ओवैसी कांग्रेस के साथ मिल जाते तो क्या होता? सोचो एक बार। सीमांचल रीजन में मुस्लिम वोट 60-70% तक होते हैं। AIMIM के पास लोगों का भरोसा है और कांग्रेस के पास पहचान। अगर दोनों साथ आते तो एक मजबूत मुस्लिम ग्रुप बन सकता था, जिससे आरजेडी के यादव वोट्स और महागठबंधन के लेफ्ट सपोर्टर्स भी मिल जाते तो एनडीए को पूरा सीमांचल में कोलैप्स हो सकता था। लेकिन ये अलायंस बना ही नहीं। क्यों? सिंपल है, पॉलिटिक्स में भरोसा कम और शक ज्यादा होता है। कांग्रेस को डर है कि अगर वो ओवैसी के साथ मिलती है तो बीजेपी उन्हें मुस्लिम पार्टी कहकर टारगेट करेगी और न्यूट्रल वोटर्स उनसे दूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ मुस्लिम वोट्स का फायदा उठाती है, लेकिन उन्हें
कभी लीडरशिप में जगह नहीं देती। यानी एक तरफ आइडियोलॉजिकल फियर, दूसरी तरफ ईगो और सीट शेयरिंग का झगड़ा, और रिजल्ट गठबंधन का सपना अधूरा ही रह जाता है। अब आते हैं एनडीए के स्ट्रेटजी पर। एनडीए का प्लान सिंपल है, डिवाइड द ऑपोजिशन एंड रूल यूनाइटेडली। बीजेपी को पता है कि जब तक ऑपोजिशन में एक नहीं, तब तक नीतीश कंफर्टेबल टिक सकते हैं, इसलिए एनडीए क्वाइटली वॉच कर रही है। बीजेपी अपनी तरफ से ओबीसी और ईबीसी को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार के पास गवर्नेंस और डेवलपमेंट का मुद्दा है। चिराग पासवान युवा और दलित कार्ड पर फोकस करेंगे। यानी एनडीए के पास एक अच्छी तरह से चलने वाली चुनावी मशीन है। पर ये बिहार है, यहाँ हवा कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2020 में लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने कमबैक कर ली। तेजस्वी यादव से उम्मीद थी कि वो पूरी तरह जीतेंगे, लेकिन उनका वेब आधे रास्ते में ही रुक गया। अब 2025 में कहानी फिर से इमोशनल हो गई है। बेरोजगारी, महंगाई, माइग्रेशन और जाति गणना जैसे मुद्दे लोगों के दिल में गहरा असर डाल रही है। महागठबंधन इन्हीं मुद्दों पर एनडीए को चैलेंज दे रहे हैं। अब पिक्चर में एक और एंगल आता है, यूथ। बिहार का 60% वोटर बेस यंग है, जिसे ना जंगल राज याद है ना सुशासन बाबू। उनके लिए इशूज है जॉब, सड़क, बिजली, पानी और एजुकेशन। एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों इस यूथ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीनों में रिक्वायरमेंट ड्राइवर्स और डेवलपमेंट अनाउंसमेंट करके अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की है। और इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट के एक दिन पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करके एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दे दिया है। तो 2025 में चुनाव सिर्फ जाति पर आधारित या धर्म पर आधारित इक्वेशन पे नहीं चल रहा है, बल्कि एक मिक्स्ड इमोशनल पिच पर है, जहां लोगों के दिल में रोजगार, महंगाई, माइग्रेशन और आइडेंटिटी जैसे मुद्दे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो सीमांचल के हर सीट में एक हिडन ट्विस्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसानगंज, जहाँ एआईएमआईएम ने पहली बार अपना एमएलए बनाया था, अब आरजेडी पूरी ताकत से वापस लेना चाहती है। पूर्णिया में एआईएमआईएम के रैलीज में क्राउड तो ज्यादा होता है, पर कन्वर्सेशन वोट्स में कितना होता है वो अभी क्वेश्चन मार्क है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है विजिबिलिटी। बिहार में उनका संगठन काफी कमजोर है। उनके लोकल नेता ग्राउंड पे उतने एक्टिव नहीं है जितने आरजेडी या बीजेपी के वर्कर्स हैं। अगर कांग्रेस चाहती है कि वो रिलेवेंट बने रहें, तो उन्हें ओवैसी जैसे छोटी पर असरदार पार्टीज के नेता के साथ बातचीत करनी ही पड़ेगी, वरना वो सिर्फ अलायंस का साइलेंट पार्टनर बनकर रह जाएगी। और अब सवाल, अगर एआईएमआईएम और कांग्रेस मिल जाते तो क्या बिहार का रिजल्ट बदल सकता है? आंसर है हो सकता है, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम वोट 40 से 70% के रेंज में है। 2020 में एआईएमआईएम ने लगभग 5 से 7% मुस्लिम वोट कांग्रेस और आरजेडी से ले लिया। अगर वो वोट्स वापस महागठबंधन में मिल जाता तो 10 से ज्यादा सीट्स फ्लिप हो सकती थी, और 10 सीट्स बिहार में सरकार बनाने या गिराने के लिए काफी होती है। और रियलिटी ये है कि हर पार्टी अपने शॉर्ट टर्म फायदे में फंसी हुई है। ओवैसी चाहते हैं अपना बेस मजबूत करना, कांग्रेस चाहते हैं अपनी इमेज न्यूट्रल रखना, आरजेडी चाहते हैं वोट एकजुट करना, और इस चक्कर में एनडीए साइलेंट स्माइल के साथ पूरी गेम देख रहा है। लेकिन ये भी सच है कि बिहार में पॉलिटिक्स कभी स्टैटिक नहीं होती। नीतीश कुमार चाहे जितनी भी पलटे मार ले, बिहार के वोटर को उनके हर मूव याद है। और अगर 2025 में बेरोजगारी, एजुकेशन और जाति जनगणना जैसे इशूज लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर बन गए, तो सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा एनडीए के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। तेजस्वी यादव ने अपने रैलीज में यूथ एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन पर फोकस किया है। कांग्रेस ने न्याय संकल्प मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने ईबीसी और ओबीसी के लिए नए रिजर्वेशन पॉलिसीज का प्रॉमिस दिया है। एआईएमआईएम ने पसमंदा जस्टिस स्लोगन उठाया है, जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ अशरफ मुस्लिम्स को नहीं, बल्कि लोअर मुस्लिम्स जातियों को भी वॉइस मिलनी चाहिए। ये सब स्लोगन्स ग्राउंड पे मिक्स इमोशन क्रिएट कर रहे हैं। अब मान लो अगर ओवैसी और कांग्रेस एक टेबल पे आ जाते तो पिक्चर कुछ और ही होगी। कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक मिलता, एआईएमआईएम को पहचान और एक्सेप्टेबिलिटी मिलती, और आरजेडी के साथ मिलकर ये एक ट्रिपल पावर फ्रंट बन सकता था। इससे एनडीए के लिए मुश्किल हो जाती, खासकर सीमांचल के जिलों जैसे कटिहार, पूर्णिया, किसानगंज और एरिया में। पर ये सब अभी काल्पनिक है, मतलब सिर्फ सोचने की बात है, अभी रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में एआईएमआईएम अपनी सीट काउंट बढ़ाने के मिशन पे है। उनके लिए ये इलेक्शन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उन्हें पता है कि शायद इस बार 5 या 6 सीट ही मिले, पर अगले 10 साल में उनका प्रेजेंस बिहार में मजबूत हो सकता है। यानी एआईएमआईएम अभी छोटा स्टेप ले रहा है, पर बड़े गोल के लिए प्लानिंग कर रहा है। और कांग्रेस अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। वो चाहते हैं सबको साथ रखना, पर किसी को ऑफेंड भी नहीं करना। ये रणनीति 2025 में उनके लिए रिस्क भी है, क्योंकि जब तक आप साइड चूज नहीं करते, वोटर कंफ्यूज रहते हैं। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है विकास के साथ सबको साथ रखना। उन्होंने सुशासन और जाति का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है। बीजेपी अपने हिंदुत्व और देशभक्ति से अपने लॉयल वोटर्स को खुश और एक्टिव रख रही है। चिराग
पासवान अपनी लड़ाई युवा और दलित प्राइड पर लड़ रहे हैं और महागठबंधन लोगों के रोजगार और न्याय के मुद्दे उठा रही है। यानी हर पार्टी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ चुनाव में खेल रही है। अब आते हैं फाइनल शोडाउन पे। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 ये दिन बिहार की पॉलिटिक्स में हमेशा याद रखी जाएगी। वोटर्स डिसाइड करेंगे कि नीतीश की सरकार को फिर मौका मिलेगा या तेजस्वी की जनरेशन आगे आएगी। AIMIM डिसाइड करेंगी कि वो गेम चेंजर बनेगी या सिर्फ वोट तोड़ने वाली पार्टी रहेगी। और काउंटिंग के दिन 14 नवंबर सबकी सांसें अटक जाएंगी। एंड में बस इतना जान लो, बिहार का वोटर सबसे इंटेलिजेंट वोटर है। वो किसी स्लोगन के चक्कर में नहीं आता है, वो साइलेंटली ऑब्जर्वेशन करता है। उसके लिए इमोशन भी जरूरी है, लेकिन रियलिटी भी। 2025 का ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं है, ये एक टेस्ट ऑफ ट्रस्ट है। क्या बिहार फिर से पलटेगा या नया बिहार लिखेगा? शायद जवाब वही होगा जो बिहार की गलियों में अक्सर सुना जाता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बिहार है।